हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। वेरी गुड, बढ़िया ही होना चाहिए। और तो और आज होली का त्योहार है, तो आप सबको सबसे पहले स्वागत करने के भी पहले होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना गाइस। अब आपका मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमो स्कायर पे, है ना, जहां आप सीखते हैं नॉलेज ऑफ साइंस। हाँ, आजकल साइंस के साथ साथ आप अलग भी चीजें सीख रहे हो, मैथ सीख रहे हो, बायोलॉजी सीख रहे हो, सब कुछ सीख रहे हो। और गाइज इसी बायोलॉजी के साथ आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का बायोलॉजी क्लासेस, यानी कि हेरिडिटी। ओके गाइज, आपको तो ऐसे ऑल दो चैप्टर्स हैं जो बायोलॉजी के पढ़ने हैं, एक जो है रिप्रोडक्शन चैप्टर और एक जो है आपका हेरिडिटी चैप्टर। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन नाम से ये चैप्टर है पूरा हमारा, जो एनसीईआरटी में है। बट इवोल्यूशन वाला पार्ट गाइज क्या हो गया, कट हो गया है। तो कट हो गया है तो हम लोगों को मेनली हेरिडिटी पढ़ना है ना। तो चलिए हेरिडिटी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक बार मैं फिर से आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं दे दूं। होली के रंगों के साथ आपके जीवन में भी बहुत सारा रंग उमंग आ जाए, आपके जीवन में भी बहुत सारी सफलताएं आए और आप अच्छा से अच्छा 90+ स्कोर करो। यही हमारी आपके लिए होली के अवसर पे कामनाएं हैं गाइस। तो चलिए अब जल्दी से लेसन को स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर के साथ। ओके, तो लेट्स गेट रेडी नाउ। So guys, here you can see I have taken the heredity and evolution topic, heredity and evolution part 1। yes guys, ये part 1 है हमारा। इसके पहले अभी मैंने आपका हेरिडिटी का कोई भी वीडियो नहीं दिया है, तो हेरिडिटी का ये जो है हमारा part 1 है। ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड 10 का है एंड बायो है जो मैं आपको अभी पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, हेरिडिटी। एंड आज जो है डे 13 है। इसके पहले कंसिक्यूटिवली मैं 12 वीडियोस ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो आप अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में डेफिनेटली चेक करिएगा। यहाँ पे आई बटन पे जो है फ्लैश हो रहा होगा, है ना, सारा लिंक जो है फ्लैश हो रहा होगा, प्लेलिस्ट का लिंक फ्लैश हो रहा होगा, तो आप उस पर क्लिक करके वीडियोज देख सकते हो। ओके, तो इट्स बाय मी, यानी ऑफ कोर्स जेपी सिन्हा। तो चलिए गाइस जल्दी से आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपने अगले कंटेंट को देखते हैं कि अगला कंटेंट हमारा क्या है। तो देखिए यहाँ पे टॉपिक देखिए, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन लिखा है मैंने, लेकिन एंड इवोल्यूशन वाला पार्ट मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया। तो कट करने का रीजन क्या है गाइज, आपको पता ही है। कट करने का रीजन ये है कि अब जो है आपका हेरिडिटी ही सिर्फ पढ़ना है, आपको इवोल्यूशन तो जानना नहीं है। इवोल्यूशन आपके सिलेबस में है नहीं, एनसीईआरटी से सीबीएसई ने हटा दिया। तो हटा दिया इसलिए क्योंकि कोविड टाइम था, तो आपको ज्यादा पढ़ने का अच्छा से मौका नहीं मिला, इसलिए उस पार्ट को हटा दिया गया है। तो देखिए हेरिडिटी होता क्या है, सबसे पहले तो ये जाने। तो हेरिडिटी एक्चुअली एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ द ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में पास करने का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं गाइस। एक बार फिर से मैं समझा दूं। जैसे देखिए सपोज करिए कि कोई पेरेंट्स हैं, ओके, तो पेरेंट्स हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से कोई ना कोई ऑफस्प्रिंग तैयार होगा। तो ऑफस्प्रिंग जैसे ही तैयार होगा तो उस ऑफस्प्रिंग में कुछ पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जाएंगे कि नहीं। कोई मदर फादर है तो मदर एंड फादर हैं तो उनके कुछ कर्ली हेयर का स्ट्रक्चर है, या फिर उनके आईज जो है ब्राउन होने का स्ट्रक्चर है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स उनके डेफिनेटली उनके बेबी में जाएगा। तो यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होने का ये जो प्रोसेस होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। तो हेरिडिटी का क्लियर मीनिंग है गाइस कि जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी तरह के कैरेक्टर्स हैं, जितने भी तरह के कैरेक्टर्स हैं, चाहे नॉलेज का हो कैरेक्टर्स, चाहे वो कर्ली हेयर का हो कैरेक्टरिक्स, चाहे वो लंबे होने का हो कैरेक्टरिक्स, चाहे छोटे होने का कैरेक्टरिक्स हो, तो ये कुछ कैरेक्टरिक्स जो है मदर फादर से यानी कि पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफर होता है। बच्चों में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, और इसको ही हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। तो यहाँ हेरिडिटी को जानने के लिए देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए हैं, लाइक यहाँ पे एक ट्रेट वर्ड आया। तो ट्रेट का मतलब क्या होता है, तो गाइस ट्रेट का मतलब कोई ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, इसका मतलब होता है कैरेक्टर। इसका मतलब क्या होता है, कैरेक्टर। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप ट्रांसफर होता है ना, फादर से या मदर से उनके बेबी में, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहा जाता है, ट्रेट्स कहा जाता है यहाँ पे। दूसरा है देखिए ऑफस्प्रिंग। तो ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बेबी। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है, बेबी, मतलब न्यू वन
जो भी न्यू प्रोडक्ट बन रहा हो, जो भी न्यू फॉर्मेशन हो रहा हो, ठीक है, उसको कह सकते हैं। अब बेबी ही हर केस में नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो रिप्रोडक्शन या हेरिडिटी का प्रोसेस है, ये मैं ह्यूमन बीइंग में ही देख रहा हूं, ये तो मैं डेफिनेट नहीं हूं। ये तो प्लांट्स का भी देखा जा सकता है। तो गाइस अगर प्लांट्स का देखा जा रहा है तो उसमें तो हम बेबी नहीं कह सकते। तो उसमें जो न्यू प्रोडक्ट बनेगा, मतलब नया जो प्लांट बनेगा, उसको कह सकते हैं ऑफस्प्रिंग। और इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है किसी ऑफस्प्रिंग में अपीयर होना, अपीयरेंस होना उन चीजों का, और इनहेरिटेंस कह सकते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं हेरिडिटी को भी इनहेरिटेंस कहा जाता है। हेरिडिटी को भी आप डायरेक्टली इनहेरिटेंस कह सकते हैं। जैसे कोई भी पेरेंट्स का कोई भी कैरेक्टरिक्स अगर बच्चे में इनहेरिटेड हुआ है, बच्चे में इनहेरिटेड हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये हेरिडिटी हुआ, हेरिडिटी हुआ, कॉपी हो गया। कोई कैरेक्टरिक्स कॉपी होने का गुण आ गया। तो कोई भी कैरेक्टरिक्स अगर पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में कॉपी होता है, तो इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? इस फेनोमेनन को कहते हैं हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। क्या कहा जाता है गाइज? इनहेरिटेंस, है ना। आज गर्मी तो थोड़ी ज़्यादा ही है आपके लिए, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो डेफिनेटली वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। और हेरिडिटी आखिरी चैप्टर है जो काफ़ी अच्छे से समझना होता है तो बहुत नॉर्मल सा टॉपिक, चैप्टर में कोई ज़्यादा कंटेंट नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से इसको समझना चाहिए। तो ये कुछ वर्ड्स थे जिन वर्ड्स का मैंने आपको मीनिंग बताया, क्योंकि यही वर्ड्स आगे यूज किए जाएंगे। आगे जब भी यहाँ पे यूज किया जाएगा तो इसका नॉर्मल वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। बायो का ये कुछ टेक्निकल टर्म है, तो इन्हीं टेक्निकल टर्म्स को ही यूज किया जाएगा। जैसे ट्रेट कभी भी मैं बोलूं, है ना, तो ट्रेट का मतलब समझना है कैरेक्टरिक्स, कुछ कैरेक्टरिक्स, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ गुण जो पेरेंट से बच्चे में ट्रांसफर होते हैं, तो वही वाले गुण को क्या कहा जाता है? ट्रेट्स कहा जाता है गाइस। ओके, जैसे किसी के पेरेंट्स का खूब होली खेलने का ये क्राइटेरिया रहता है, तो बच्चे में भी होगा। आज भी कई सारे बच्चे होली खेल रहे होंगे, चलिए बढ़िया है, खेलिए, खूब खेलिए, लेकिन खेलने के साथ साथ थोड़ी देर 1 घंटे के लिए पढ़ भी लिया कीजिए, है ना। चलिए, तो ऑफस्प्रिंग का मतलब मैंने बताया, ऑफस्प्रिंग का मतलब बेबी या न्यू प्रोडक्ट या न्यू प्लांट, जो न्यू प्लांट फॉर्म हुआ है क्रॉस प्रोडक्शन से। ओके, तो उसको हम लोग कहेंगे ऑफस्प्रिंग। और इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस का मतलब हो गया कि हेरिडिटी का अपीयरेंस होना इनहेरिटेंस कहलाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाइज अगले स्लाइड पे, और अगले स्लाइड पे देखते हैं कि हमारा क्या है। तो अगले स्लाइड पे देखिए ट्रेट्स के बारे में बताया हुआ। ट्रेट्स, जिसको कि मैंने अभी पहले ही बताया कि ट्रेट्स को आप कैरेक्टरिक्स कहते हो। तो ट्रेट्स यानी कि कैरेक्टरिक्स कितने तरह के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेट्स आर देयर? तो देयर आर 2 टाइप्स। जो पहला ट्रेट्स है उसको कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स, और जो दूसरा ट्रेट्स है उसको क्या कहते हैं? एक्वायर्ड ट्रेट्स। मतलब कुछ कैरेक्टरिक्स हमारे अंदर ऐसी होती है, ऐसे कैरेक्टरिक्स होते हैं जो इनहेरिटेड हुए हो। इनहेरिटेड हुए हो मतलब पेरेंट्स से हमें मिले हो, है ना। कुछ ऐसे कैरेक्टरिक्स होते हैं, और कुछ कैरेक्टरिक्स गाइज ऐसे होते हैं जो हम लोगों ने खुद से एक्वायर किए हो ड्यूरिंग आवर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे सब कुछ इसके बारे में बताया हो। पहले इनहेरिटेड ट्रेट को देख लीजिए। इनहेरिटेड ट्रेट में दैट ट्रेट विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से मिला हो ऑफस्प्रिंग में। कहां से कहां मिला हो? पेरेंट्स से मिला हो, उनके ऑफस्प्रिंग में मिला हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट कहते हैं गाइस। जैसे जो भी हाइट होना है, हाइट लॉन्ग होना, शॉर्ट होना, स्किन का कलर होना, कर्ली हेयर होना, ब्राउनिश आईज होना या ब्राउनिश कॉर्निया होना, ये सारे के सारे जो कैरेक्टरिक्स हैं, ये सारे कैरेक्टरिक्स किस में आते हैं? इनहेरिटेड ट्रेट्स में आते हैं, क्योंकि ये पेरेंट्स से हमें मिलता है। ये हम एक्वायर जल्दी नहीं करते। हाँ, कुछ कुछ जगह एक्वायरमेंट भी होता है ये, जैसे स्किन कलर को हम परफेक्टली इनहेरिटेड ट्रेट्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कई बार स्किन कलर जो है हमारे सराउंडिंग पे भी डिपेंड करता है। कई बार जैसे अगर आप यहाँ इंडिया में हो तो स्किन कलर टोन यूजुअली येलोइश टाइप का होगा, व्हाइट येलोइश टाइप का होगा, लेकिन अगर आप विदेश में हो तो वहाँ काफी ज्यादा व्हाइट स्किन कलर हो जाता है ना। तो ये हाइट या स्किन कलर या कर्ली हेयर ये इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, लेकिन कुछ हद तक, मतलब पूरा पूरा एग्जैक्टली तो नहीं है, खास तौर के पे इसमें स्किन कलर गाइस। ओके, बाकी हाइट तो आपको पेरेंट से ही मिलता है, कर्ली हेयर पेरेंट से ही मिलता है, या फिर अगर आपके कॉर्निया का कलर ब्राउन वगैरह है तो पेरेंट से ही कहीं ना कहीं आता है।
आगे है टॉपिक गाइज कि दीज आर प्रेजेंट इन द जीन, ये जीन में प्रेजेंट होते हैं। ये ऐसे जो कैरेक्टरिक्स हैं, ऐसे जो ट्रेट हैं, वो किस में प्रेजेंट रहते हैं? जीन में प्रेजेंट रहते हैं। और इसलिए इनको कहा जाता है जेनेटिक वेरिएशंस। दीज आर द जेनेटिक वेरिएशंस काउज्ड इन रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल में ये जेनेटिक वेरिएशंस कहला जाते हैं। अब एक्वायर्ड ट्रेट की बात करें तो एक्वायर्ड ट्रेट क्या होते हैं भाई? तो एक्वायर्ड ट्रेट वैसे ट्रेट्स होते हैं जिसको हम लोग डेवलप करते हैं ड्यूरिंग द आवर लाइफ स्पैन, अपने लाइफ स्पैन के ड्यूरिंग। जैसे अपने लाइफ स्पैन के ड्यूरिंग हमने म्यूजिक सीख लिया, अपने लाइफ स्पैन के ड्यूरिंग हमने रनिंग सीख लिया, हमने फुटबॉल सीख लिया। तो ये सारे जो नॉलेजेस हैं ये हमने एक्वायर किया है, ये हमने हासिल किया है, ये हमें पेरेंट्स से नहीं मिला है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि जिसके पेरेंट्स जो हैं बहुत अच्छे फुटबॉल मैच खेलने वाले हैं तो उनके बच्चे भी जन्म लेते ही फुटबॉलर बन जाए, होता नहीं। ऐसा नहीं है कि जिसके पेरेंट्स LLB किए हुए हैं तो उनके बच्चे बचपन से ही जन्म लेते ही वकील बन जाए, ऐसा तो होता नहीं। तो गाइज ये कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं, नॉलेज वाले ट्रेट्स या लर्निंग वाले ट्रेट्स जो हम लोग डेवलप करते हैं अपने अंदर, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डेवलप करते हैं अपने अंदर ड्यूरिंग आवर लाइफ स्पैन। आवर सोसाइटी से हम लोग सीख सीख करके इस कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करते हैं। तो लर्निंग म्यूजिक, डेवलपिंग मसल्स, बॉडी बिल्डर, बॉडी बना लिए तो मसल्स डेवलप करना, या फिर गेनिंग नॉलेज, ये सारी जो चीजें हैं ये सारे हम लोग गेन करते हैं यानी एक्वायर करते हैं। ये पेरेंट्स से कभी ट्रांसफर होकर के नहीं आता, इसको हम लोग क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं गाइस। उसके बाद यही देखिए लिखा हुआ नॉट प्रेजेंट इन जीन, ये जीन में प्रेजेंट नहीं होता तो ये पेरेंट्स से नहीं आ सकता है। और इस तरह के वेरिएशंस को क्या कहते हैं? सोमैटिक वेरिएशन कहते हैं। और ये बॉडी सेल में ही काउज होता है। बॉडी सेल कहने का मतलब मस्कुलर सेल हो सकता है, माइंड के कुछ सेल्स में हो सकता है, जिसकी वजह से आपके अंदर नॉलेज जो है वो बढ़ रहा है या बढ़ा है। अब देखिए अगला टॉपिक जो है इसी के साथ हमारा वेरिएशन है। वेरिएशन देखिए किसको कहा जाता है गाइज? कि जो भी डिफरेंसेस आए हैं कैरेक्टरिक्स में, पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में कुछ डिफरेंसेस आए होंगे। मान लेते हैं जो पेरेंट्स हैं उनके कर्ली हेयर थे ऐसे, और इनके जो ट्रेट्स में जो बेबी हुए इनके कर्ली हेयर हैं या नहीं हैं, तो इनसे इन तक आने में कुछ चेंजेस भी हुए होंगे। तो ये चेंजेस दो तरह के होते हैं। चेंजेस भी कितने तरह के होते हैं? ये वेरिएशंस भी कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं भाई। पहला जो वेरिएशन है इसको कहते हैं सोमैटिक वेरिएशन, और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं गैमेटिक वेरिएशन। तो गैमेटिक वेरिएशन जल्दी देखने को नहीं मिलता है ना, ज्यादातर सोमैटिक वेरिएशंस देखने को मिलता है, क्योंकि सोमैटिक वेरिएशंस जो होते हैं वो सेल ऑफ द बॉडी में होते हैं, बॉडी के सेल्स में, मस्कुलर सेल में, मेमोरी सेल में, है ना, जो मेमोरी आप ब्रेन में मेमोरी रखते हो उसके सेल में, जिसकी वजह से आपके अंदर जो नॉलेज एक्वायर होता है या आपके अंदर जो और दूसरे प्रॉपर्टी एक्वायर होते हैं उनका लेना देना है। इसमें जीन का लेना देना नहीं है। दे आर नॉट इनहेरिटेड और ट्रांसमिटेड इन द नेक्स्ट जनरेशन। ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये ऐसे वेरिएशंस होते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेड नहीं होंगे, उनको एक्वायर करना पड़ेगा। इसीलिए इस तरह के वेरिएशंस को क्या कहा जाता है? एक्वायर्ड ट्रेट। अभी जस्ट मैंने पिछले स्लाइड में बताया गाइस कि एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है, जिसको हम लोग हासिल करते हैं अपने लाइफ स्पैन के ड्यूरिंग हासिल करते हैं, तो एक्वायर्ड ट्रेट्स है। गैमेटिक वेरिएशंस में देखिए ये जर्म सेल में होता है और ये इनहेरिटेड भी होता है नेक्स्ट जनरेशन तक, हमारे जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक इनहेरिटेड भी होता है। इसलिए ऐसे ट्रेट्स को क्या कहा जाता है? इनहेरिटेड ट्रेट्स, जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाए, है ना, ऐसे वेरिएशन को गैमेटिक वेरिएशंस कहते हैं। और इनको इनहेरिटेड ट्रेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारे जो गुण हैं, वो पेरेंट से बच्चे में जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कर्ली हेयर वाला गुण, आईज का ब्राउन होने का गुण, टॉल होने का गुण, ये सारे जो गुण हैं ये सारे कहीं ना कहीं पेरेंट से ट्रांसफर होकर के बच्चे में जाता है। ओके, तो इस तरह के वेरिएशंस को गैमेटिक वेरिएशंस कहेंगे, और उसका अदर जो दूसरा पार्ट था उसको क्या कहेंगे? सोमैटिक वेरिएशंस कहेंगे। चलिए अब अगले स्लाइड पे आते हैं गाइस। देखिए अगला स्लाइड क्या है? अगला स्लाइड भी वेरिएशंस के बारे में ही है, और वेरिएशंस के बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, क्या इंपॉर्टेंस है वेरिएशन का, वेरिएशन होने से क्या फायदा है हमें। तो देखिए वेरिएशन के बेसिस पे ही हेरिडिटी आता है, इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी अगर वेरिएशंस नहीं होंगे तो हेरिडिटी आएगा नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर नहीं होंगे एक से दूसरे में, इसलिए यहाँ पे हेरिडिटी का ये बेसिस माना जाता है। साथ ही साथ इवोल्यूशन का भी बेसिस माना जाता है।
जैसे लेट्स सपोज जो बहुत पहले के जो चिंपैंजीज टाइप वाले हमारे एंसेस्टर्स कहे जाते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स चिंपैंजी थे, तो उनमें बहुत सारा जो ट्रेट्स था, जो कैरेक्टरिक्स था, टेल होने का कैरेक्टरिक्स, पूछ लंबा सा ऐसे पूछ हुआ करता था, फेस पे पूरा हेयर हुआ करता था, बॉडी ऐसे पूरा बेंड था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनके जेनरेशन से जो नेक्स्ट जेनरेशन बनते गए, उनके नेक्स्ट जेनरेशन में कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आए होंगे, कुछ वेरिएशंस आए होंगे, कुछ जेनेटिक वेरिएशंस भी रहे होंगे और कुछ सोमेटिक वेरिएशंस भी रहे होंगे। उसकी वजह से डेवलप होते होते जब आज हम लोग हैं तो हम लोग में कोई पूछ नहीं है, हम लोग में ज्यादा फेशियल हेयर नहीं है, हम लोगों में बॉडी ऐसे बेंडेड नहीं है, सीधा स्ट्रेट बॉडी है। तो ये सारा जो चीज है स्टूडेंट्स, ये किसकी वजह से हो पाया? वेरिएशन की वजह से ही हो पाया। और आगे भी चल करके अगर वेरिएशंस ऐसे होते रहे, ऐसे कंटिन्यू रहे, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो अभी फेशियल हेयर इतना इतना तक गायब हुआ है, ये फेशियल हेयर जो बियर्ड होते हैं यहाँ तक आगे तक होते हैं, ये बियर्ड भी धीरे धीरे गायब होने लगेंगे। अब हेयर जो है वो काफी कम ही, फेशियल हेयर जो है काफी कम ही देखने को मिलता है। What is the reason behind it? रीजन यही है कि वेरिएशंस धीरे धीरे इसमें आगे आ रहा है। तो वेरिएशंस इवोल्यूशन ला दे रहा है हमारे अंदर, और इवोल्यूशन की वजह से हमारे अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं गाइस। आगे कह रहा है कि इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। और इस वेरिएशन की वजह से ही हम लोग इन्वायरमेंट में सक्सेसफुली सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि हमें सर्वाइव करने के लिए अपने सेल्स के अंदर, अपने बॉडी के अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं। ओके, जैसे जो पहले रहते थे उस अकॉर्डिंग हम लोग नहीं रह सकते। पहले के चिंपैंजीज लोग जंगल में ऐसे ही रहते थे, ओपनली रहते थे। अब हम लोगों ने क्या किया, एक देखिए रूफ बनाया, घर बनाया, घर में हम लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वेरिएशंस का ही रीजन है, और इस वजह से हम लोग अपने आप को सर्वाइव करना सीखें। इन फ्यूचर भी जो हमारे और जेनरेशन होंगे वो भी इसी तरह से सर्वाइव करना सीखेंगे। नेक्स्ट है काउज ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का काउज क्या होता है? तो वेरिएशन का जो सबसे कॉमन काउज है वो है म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड रैंडम मेटिंग। क्या क्या है? 3 चीजें हैं, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड रैंडम मेटिंग। म्यूटेशन कहने का मतलब सेल जो है म्यूचर होता है, मैच्योर होता है धीरे धीरे, हमारे बॉडी का सेल्स, हमारा थिंकिंग सेल्स। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना फ्यूचर लाइफ थोड़ा अलग डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे पहले के प्राचीन टाइम में होते आ रहा है वही विचार करें ना, हम लोग थोड़ा डिफरेंट विचार करते हैं। तो म्यूटेशंस हो गया। रिकॉम्बिनेशन, कई बार एक ट्रेट दूसरे ट्रेट से रिकम्बाइन होते हैं, रिकम्बाइन होने के कारण होता है। एंड रैंडम मेटिंग, कई बार रैंडमली कोई एक इनहेरिटेड ट्रेट्स वाले कोई फीमेल है और कोई अलग इनहेरिटेड ट्रेट्स वाले कोई मेल है, उनका रैंडमली मीटिंग हुआ। रैंडमली मीटिंग होने के कारण फिर जो नेक्स्ट जनरेशन बना उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर हो गए, उन दूसरे पार्ट के जेनरेशन वाले कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर हो गए। तो इस तरह से रैंडम मीटिंग की वजह से भी वेरिएशंस काउज होते हैं। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन जो है और क्रॉसिंग ओवर जो है वो एक इंपॉर्टेंट रीजन है वेरिएशन का, और इसी वजह से क्रोमोसोम एक्सचेंज होते हैं टाइम टू टाइम और गैमेट जो है फॉर्म करते हैं। तो काउज ऑफ वेरिएशन जो है मेनली वो क्या क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया, मतलब सेल का डेवलपमेंट। रिकॉम्बिनेशन हो गया, मतलब कई बार एक ट्रेट से दूसरे ट्रेट का रिकॉम्बिनेशन हो जाना, दोबारा से मिलन हो जाना। एंड रैंडम मेटिंग, जैसे अचानक से लेट सपोज कोई अनदर ट्रेट के कोई या कास्ट ही मान लो ना, कोई अनदर कास्ट के कोई गर्ल है और कोई अनदर कास्ट का बॉय है, अगर उनकी शादी हो गई तो कहीं ना कहीं एक वेरिएशंस आया, एक अगला अपने कास्ट के क्राइटेरिया में कुछ अलग अलग उनका विचार था, उनका थिंकिंग था, उनका अलग तरह का सोच व्यवहार था, और इनका सोच व्यवहार अलग था। लेकिन अब जो बच्चे बनेंगे या जो ऑफस्प्रिंग आएंगे उनमें तो दोनों ही तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ अपीयरेंस होगा। तो इस तरह से ही वेरिएशंस काउज होते हैं। तो ये वेरिएशंस के काउज होने का ये रीजन था। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड देखिए हमें क्या कहता है। नेक्स्ट स्लाइड कहता है ऑन व्हाट लॉजिक द कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। किस लॉजिक पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। मान लेते हैं कि यहाँ कोई एक फीमेल पेरेंट्स हैं, है ना, पेरेंट्स 1, और यहाँ पे कोई एक मेल पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स 2। तो ये फीमेल जो पेरेंट्स हुई, इन फीमेल पेरेंट्स का लेट सपोज कि ब्राउन आईज है। कैसा आईज है गाइज? ब्राउन आईज। और इधर जो मेल पेरेंट्स हुए इनका जो है ब्लैक डार्क आईज है।
अब जो इनके कॉम्बिनेशन से नेक्स्ट जो F1 जनरेशन बनेगा, इनके जो नए ऑफस्प्रिंग आएंगे यहाँ पे ऑफस्प्रिंग, अब इनमें डेफिनेटली किसी एक का अपीयरेंस आएगा। या तो इसका आई जो होगा ब्राउन होगा, या तो इसका आई जो होगा वो ब्लैक होगा। तो किसका अपीयर होगा, ये कैसे हम पता करें, आखिर ये किस बेसिस पे होता है? तो अभी तक बायोलॉजी में ऐसा कुछ अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ गाइस कि जिसके बेसिस पे हम बता सके, ह्यूमन बीइंग्स में बता सके। लेकिन हाँ, ग्रेगर जॉन मेंडल नाम तो आपने सुना ही होगा। ये वही साहब ऐसे साइंटिस्ट थे जो साइंटिस्ट पौधों के लिए कम से कम ये चीज क्लियर कर दिए, पौधों के लिए ये चीज इन्होंने निकाल दिया कि कैसे एक पेरेंट से दूसरे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है ये कैरेक्टरिक्स। तो उनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको कहा जाता है क्या, फादर ऑफ हेरिडिटी। तो फादर ऑफ हेरिडिटी जो कि ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने ही क्या किया, बतलाया इस चीज के बारे में कि कैसे ऑफस्प्रिंग, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। ऑस्ट्रियन के मंक थे ये, ऑस्ट्रिया के मंक, और जेनेटिक साइंस का इन्होंने स्टडी किया था, और हेरिडिटी इन प्लांट्स के बारे में मेनली इनका पूरा स्टडी जो है कंप्लीट हुआ, और इसके बारे में ही इन्होंने डिस्क्राइब किया। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इनहेरिटेंस या हेरिडिटी। इनहेरिटेंस और हेरिडिटी मैंने पहले ही बताया आपको कि दोनों सेम टाइप के वर्ड है। हेरिडिटी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होना बच्चों में, और इनहेरिटेंस मतलब भी वही ट्रांसफर होकर के अपीयर हो जाना, इनहेरिटेंस कहला जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट्स के बारे में इसका पूरा डिटेल स्टडी किया और इसके बारे में बताया। अब आगे देखिए, वही लिखा हुआ है कि मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा जेनेटिक्स साइंस में, जेनेटिक के जो पूरा स्टडी किया गया उसमें क्या इनका योगदान रहा। तो गाइज देखिए, यहाँ ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में कहा हुआ है कि उन्होंने पाइसम सेप्टिवम नाम के प्लांट पे वर्क करना स्टार्ट किया। तो पाइसम सेप्टिवम कहा किसको जाता है, ये कहा जाता है पी प्लांट्स को। किसको कहा जाता है, पी प्लांट्स को। तो पी प्लांट्स पे इन्होंने वर्क करना शुरू किया गया, और इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। He had chosen the 7 pair of contrasting characters. कुछ ऐसे कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को इन्होंने चूज किया, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब आप कहोगे सर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है? तो गाइज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब हुआ ऐसे कैरेक्टरिक्स जिनमें दो तरह के गुण हो लेकिन अपीयरेंस कोई एक का आता हो। तो ऐसे कैरेक्टरिक्स क्या कहलाता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो देखिए यहाँ 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या क्या थे। पहला कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था यहाँ पे ग्रे एंड राउंड सीड होना और व्हाइट एंड रिंकल्ड सीड होना, है ना, सीड का फॉर्मेशन। दूसरा येलो सीड होना या कोटिलेडन के फॉर्म से देखा जाए तो येलो सीड होना या ग्रीन सीड होना, है ना। फ्लावर के बेसिस पे देखा जाए तो या तो व्हाइट फ्लावर होना या वॉयलेट फ्लावर होना। तो ऐसे ये अलग अलग तरह के उनके अंदर के कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले इन्होंने जज किया। ये उसका पॉड देखा जाए यानी कवर देखा जाए तो एक हुआ पूरा फुल इस तरह का कवर होना, और एक ये देखिए मुड़ा मुड़ा हुआ इस तरह का कवर होना जिसको कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड कवर होना। तो इन सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स पे ऐसे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। देखिए साइज के बेसिस पे देखा जाए तो लॉन्ग पी प्लांट्स होना, शॉर्ट पी प्लांट्स होना। यहाँ पे स्टेम के फ्लावर के बारे में एक्सियल पे फ्लावर होना या टर्मिनल पे सबसे ऊपर टाइप पे फ्लावर होना। तो ये अलग अलग तरह के ऐसे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्होंने देखा और उन 7 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे प्लांट को, पी प्लांट को यानी कि पाइसम सेप्टिवम को चूज किया इन्होंने। इसके अलावा भी और कुछ रीजंस थे पी प्लांट पे चूज करने का। पहला ये कि शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है पी प्लांट का, कम लाइफ साइकिल होता है। तो इसकी वजह से फायदा क्या होता है कि मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग जो पी प्लांट है उसके 2-3 लाइफ स्टाइल को उन्होंने देखा, 2-3 लाइफ को उन्होंने चेक किया, चेक करके ये अपना जो है लॉ उन्होंने दिया। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस, इससे कई ज्यादा नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस होते हैं पी प्लांट में। अगर आप एक सीड बोए हो उससे एक पौधा कोई बन के रेडी हुआ तो उसमें कई सारे सीड्स मिल जाते हैं आपको। नेक्स्ट, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन की कैपेसिटी होती है, खुद से पॉलिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट,
सेवरल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कैन बी फाउंड, अलग अलग तरह का 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्योंकि इनमें तो 7 तरह के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड किए जा सकते थे। तो ये सब वजह था जिसकी वजह से इन्होंने पी प्लांट को चुना, और पी प्लांट को चुन करके इस पे इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया गाइस। तो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करते हुए इन्होंने अपना पूरा डिटेल्स दिया कि कैसे कोई जो पी प्लांट है वो वर्क करता है, और कैसे उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनहेरिटेड होते हैं। ओके गाइस, तो मेंडल का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे बायोलॉजी में, हमारे हेरिडिटी के चैप्टर में, है ना। तो इनके योगदान को कभी भूला नहीं जा सकता है, हमेशा इनका योगदान याद ही रखा जाएगा, है ना। जब भी इनके बारे में स्टडी किया जाएगा डेफिनेटली इनको याद रखा जाएगा गाइस। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है हेरिडिटी में, जिसको इन्होंने बताया। तो अब अगले क्लास में क्या करेंगे, आज क्लास में तो इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इनके लॉज को पढ़ेंगे, कि इन्होंने जो लॉ दिए वो लॉ कौन कौन से दिए, और इस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों का हेरिडिटी वगैरह जो फॉलो होता है वो कैसे फॉलो होता है। तो हम लोग ये भी अगले क्लास में देखेंगे, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि इन्होंने जो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराया और मोनो हाइब्रिडाइजेशन कराया, तो उस हाइब्रिडाइजेशन में क्या रिजल्ट रहा था। ओके गाइज, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक बार फिर से मैं आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सब अपने घर में होली मनाते रहें। ऐसे तो कल तक भी होली है, तो कल तक भी आप इंजॉय करते रहो आराम से, है ना। चलिए, साथ ही साथ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, है ना गाइज। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।